हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और बच्चे, हम आ चुके हैं आप सभी के लिए पहला इंग्लिश का लेसन लेकर। और सबसे पहले जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, आज शुरुआत करने वाले हैं जिस चीज़ से, वो है सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले कोई भी चीज़ देखो बच्चे, हम पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम उसका सिलेबस सबसे पहले देखते हैं। तो इसलिए हम आज आपके लिए जो सिलेबस का लेसन है वो लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या क्या चीज़ें इस वीडियो के अंदर रहने वाली हैं वो हम देख लेते हैं। भाई देखो, सीईटी के बारे में भी थोड़ी बहुत डिस्कशन होगी। इससे पहले भी वीडियो में आपको बताया जा चुका है, यहाँ पे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, उसमें बताया जा चुका है आप सभी को सीईटी के बारे में। तो वहाँ से आप जाके बेहतर जानकारी ले सकते हैं। अभिनव सर के द्वारा पूरा जो है उसको थॉरली समझाया गया था अच्छी तरीके से, उसको आप देख लें वीडियो को। और रेलवेज़ के एग्ज़ाम में, जो कि अब तक इंग्लिश नहीं आती थी, और सीईटी के आने के बाद से ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अब चूँकि टीयर 1 सबके लिए कॉमन हो गया है, इस वजह से उसमें इंग्लिश पूछी जाएगी। तो रेलवेज़ की वैकेंसी के लिए जो बच्चे अपीयर होना चाहते हैं, जो एस्पिरेंट्स अपीयर होना चाहते हैं, अब उनको भी इंग्लिश का पेपर जो है वो देना पड़ सकता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करने वाले हैं। फैक्ट्स क्या हैं, मिथ्स क्या हैं, चीज़ों को लेके उनको भी हम देखेंगे। पूरी डाउट जो है सिलेबस के बारे में वो आपकी हम क्लियर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए, तो आइए हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे देखो, एक मोटिवेशन के साथ हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं। किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए मोटिवेशन देखो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, यहाँ पे हम एक कोट ले रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब का। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग एक बहुत जो है महान लीडर थे, जिन्होंने सिविल राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया दुनिया में। ठीक है, देखो यहाँ पे जो उनका कथन है लिखा हुआ है बिगिनिंग के बारे में। चूंकि हम बिगिनिंग कर रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तो बिगिनिंग के बारे में ही उनका जो कथन है उसको हम ले रहे हैं यहाँ पे। टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ, यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। यानी कि आप पहला स्टेप जो है, जो पहला कदम है अपना, वो फेथ के साथ, विश्वास के साथ लें। आपको पूरा स्टेयरकेस नहीं देखना है, आपको सिर्फ अपने फर्स्ट स्टेप का ख्याल करना है। यानी कि देखो, आपको अगर कोई रास्ता चलना है, ठीक है, अगर कहीं अपनी मंजिल पे जाना है, तो आपको ये नहीं देखना होता है कि यार सीढ़ी कितनी लंबी है या रास्ता कितना लंबा है। बस आपको अपने एक एक स्टेप का ख्याल करना होता है और आप बिल्कुल अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, अगर हम ये सोच के बीच में ही चलना छोड़ दें कि यार रास्ता तो बहुत लंबा है या सीढ़ी तो बहुत ज़्यादा है, तो शायद हम कभी भी अपनी मंजिल पे पहुंच ना पाएँ। बिल्कुल ठीक है ना। तो इस मोटिवेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो, यहाँ पे सबसे पहले बच्चे, यहाँ पे आपका आ रहा है कि व्हाट इज़ NRA-CET। अब NRA-CET है क्या? आप लोग में से ज़्यादातर बच्चे जो जागरूक होंगे बच्चे, वो शायद जानते होंगे कि NRA-CET क्या है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि NRA-CET बेसिकली है क्या। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है NRA यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, NRA यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इज़ अ मल्टी एजेंसी बॉडी। वो क्या है भाई? एक मल्टी एजेंसी बॉडी है जो कि न्यूली सेटअप की गई है, अभी नया नया जो है सेटअप किया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। हर साल ये क्या करवाएगी? 2 बार NRA जो है एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, जिसे हम कहेंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में होगा। और सभी ग्रुप B और C पोस्ट्स के लिए जो भी कैंडिडेट्स आना चाहते हैं उन सभी को ये CET का जो पेपर है वो देना पड़ेगा। ठीक है, अब वो चाहे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की भर्ती हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की भर्ती हो, ठीक है ना, या SSC के थ्रू भी जो भर्तियां होती थी, SSC के थ्रू भी जो भर्तियां होती थी बच्चे, ठीक है ना, उनको भी ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि बेसिकली आप समझ लो कि ग्रुप B और C की जितनी भी पोस्टें थी
उन सभी के लिए जो है वो CET देना अनिवार्य होगा। ठीक है, चलो आगे अब हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आता है कि वाई हैज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इंक्रीज, यानी कि इंग्लिश की इम्पॉर्टेंस क्यों इंक्रीज हो गई है, क्यों बढ़ गई है। ठीक है, तो देखो बच्चे, ऑल ऑफ अस नो, हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन जो है वेरियस एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो कि कंडक्ट करवाई जाती हैं SSC, IBPS, SBI एटसेट्रा के द्वारा। लेकिन जो CET जो लॉन्च हुआ है ना, CET का जो लॉन्च हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश बढ़ गई है, यानी कि इंग्लिश की इम्पॉर्टेंस बढ़ गई है। अब इंग्लिश जो है CET में पूछी जाएगी। ठीक है ना, CET में इंग्लिश पूछी जाएगी, जो कि क्या होगा, एक कॉमन Tier 1 एग्जाम होगा सभी ग्रुप B और C पोस्ट के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है। तो जो लोग इस CET को क्वालिफाई करेंगे वो लोग डायरेक्टली मेंस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे 3 साल तक के लिए। ध्यान देना आप लोग कि 3 साल तक के लिए आप मेंस एग्जाम में, किसी भी SSC, रेलवेज या बैंक के मेंस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाओगे 3 सालों के लिए। बिल्कुल जैसे कि आपका टेट या CTET वगैरह जो होता है ना, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट लेके आई है सरकार। ठीक है, चलिए तो अब हम देख लेते हैं बच्चे कि सिलेबस जो है वो पॉसिबली जो है, मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस क्या हो सकता है। वैसे तो ये हम ये नहीं कह सकते कि ये सिलेबस पूरी तरीके से ऑथेंटिकेटेड है या फिर जो है कहीं से ऑफिशियल जो है सिलेबस है, हम ऐसा बिल्कुल दावा नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा हमने लगाया है, जो बैंकिंग SSC के जो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके हिसाब से क्या चीज़ें हो सकती हैं, या फिर जो है वो किस तरीके के क्वेश्चन जो है पुटअप किए जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है ना, तो सबसे पहले आता है बच्चे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपको पता ही होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्या करना होता है। एक बच्चे अनसीन पैसेज होती है, आप सभी को पता है अनसीन पैसेज होती है, जिसमें से आपको क्या करना होता है, जो क्वेश्चन होते हैं नीचे दिए हुए उसके 4-5 क्वेश्चन जो होते हैं, या 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जितने भी हों। ठीक है, उसमें से पैसेज को पढ़ के आपको आंसर करना होता है ऑप्शंस में से। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एरर डिटेक्शन का पार्ट। एरर डिटेक्शन में ज़्यादातर जो है ग्रामेटिकल एरर पूछी जाती है, ज़्यादातर जो है ऐसा होता है कि ग्रामेटिकल एरर पूछी जाती है। ठीक है ना, या कभी कभी आपका वोकैब टेस्ट भी ये कर सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है ना। चलिए, इसके बाद आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पूछे जाते हैं SSC के एग्जाम में डायरेक्टली, और बैंकिंग के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ज़्यादातर वो RC के अंदर दिए होते हैं। ठीक है ना, लेकिन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स किसी ना किसी रूप में ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद आपका आ जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो शायद बैंकिंग एग्जाम्स में तो नहीं पूछा जाता बट SSC में पूछा जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद CET में भी इसको इंक्लूड किया जाए। ठीक है, तो ज़्यादा कोई चिंता की बात नहीं है। इसके बाद आपका है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा, देखो बच्चे, जो पॉसिबल सिलेबस है CET के अंदर कि क्या सिलेबस हो सकता है एक CET का, वो चीज़ हम देख रहे हैं। ठीक है, चलो अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेंस सिलेबस। मेंस का सिलेबस तो भाई सबको पता है ना, SSC का मेंस का सिलेबस क्या होता है, 200 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स होते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पे जो हम सिलेबस अगर देख लें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं 25 से 30 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में। स्पेलिंग टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होते हैं 5 से 6। फ्रेजेस एंड इडियम्स, यानी कि जो है इडियम्स फ्रेजेस जो क्वेश्चन हैं आपके 10 से 12 क्वेश्चन वो भी होते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी 12 से 15 के आसपास होते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, है ना, इनका नंबर घट बढ़ सकता है। सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन जो हैं, इम्प्रूवमेंट के जो क्वेश्चन हैं वो हो सकते हैं 18 से 20 आपके। एरर स्पॉटिंग के भी क्वेश्चन इसी के आसपास कुछ हो सकते हैं। फिर क्लोज टेस्ट का जो आपका आता है 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। क्लोज टेस्ट आप सभी को पता होगा, एक लंबा सा पैसेज एक होता है और फिर वहाँ पे आपको क्या करना होता है,
आपको उस लंबे से पैसेज में कुछ ब्लैंक्स दिए रहते हैं और ऑप्शंस से देखकर आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो होता है वो फिल करना होता है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है पैराजम्बल्स, यानी कि सेंटेंसेस को रीअरेंज करना, ठीक है ना। एक पैरा होता है जिसे जम्बल्ड वे में जो है दे दिया जाता है आपको, और उसको आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है, ठीक है। फिर आपका है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में 8 से 10 नंबर के, तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन 22 से 25 होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके अलावा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो 22 से 25 क्वेश्चन वहाँ पे भी आते हैं आपके, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए अभी हम देख लेते बच्चे मेंस का जो सिलेबस है बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग और फाइनेंस के जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए जो मेंस का सिलेबस होता है वो क्या होता है। तो कुछ जो बैंकिंग के एग्जाम्स हैं देखो उसमें 35 क्वेश्चन तक आते हैं, LIC वगैरह के एग्जाम में 40 क्वेश्चंस तक आते हैं, तो 35 से 40 क्वेश्चंस इंग्लिश के आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। और मैक्सिमम मार्क्स जो है, मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स के क्वेश्चन तक होते हैं, ठीक है। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ इसमें हो जाती है ना बच्चे, वो हो जाती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन SSC में भी काफ़ी पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि 40 या 35 क्वेश्चन में से ही 15 से 18 क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, यानी कि यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखो कि अगर आपको बैंकिंग की तैयारी करनी है तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग का या फिर जो है किसी तरीके से इंग्लिश टेक्स्ट जो है, ज़्यादातर न्यूज़पेपर रीडिंग की आप हैबिट डालो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। सिनोनिम्स या एंटोनिम्स जो हैं वो आते हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से ही, ठीक है ना, और कहीं बाहर से ऐसे नहीं पूछा जाता, बट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो आपका दिया रहता है उसके अंदर से ही आपके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स जो है यानी कि आपको पता ही है सेंटेंसेस जो है वो गलत ऑर्डर में दिए रहते हैं, आपको उनको क्या करना है, रीअरेंज करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें कि आपके डबल फिलर्स मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं। डबल फिलर्स ही, सिंगल फिलर्स तो आजकल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो डबल फिलर्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका क्लोज टेस्ट भी पूछा जा सकता है, हो सकता है 5 से 6 नंबर का क्लोज टेस्ट भी हो सकता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कुछ कम कर दे और क्लोज टेस्ट दे दे आपको, ऐसा हो सकता है। फिर इसके अलावा आपका आता है बच्चे स्पॉटिंग एरर्स एंड इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन जो है वो 4 से 5 नंबर के होते हैं। अब इसमें देखो ऐसा हो सकता है बैंकिंग में चूंकि पैटर्न चेंज होता रहता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको 1 सेंटेंस दे दे सिर्फ, ठीक है, और उसके पार्ट्स दे दे, ठीक है ना। आपको सिर्फ 1 सेंटेंस भी हो सकता है कि दे दिया जाए, या फिर हो सकता है कि जो है वो मल्टीपल सेंटेंसेस भी दिए जाएं, जैसे 4 से 5 सेंटेंस आपको दे दिए गए और आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली करेक्ट है या फिर कौन सा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो ये चीज़ आपको एग्जाम में पूछी जाती है। फिर इसके अलावा देखो यहाँ पे रीअरेंजमेंट फिर से हो गया, ठीक है ना। रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन तो खैर पूछे जाते हैं। चलिए, तो ये था बच्चे आपका सिलेबस बैंकिंग के मेंस के एग्ज़ाम के लिए। आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छी तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।